अच्छा, सदफ यहाँ पूछ रही है कि बच्चों को क्वालिटी टाइम कब दें। कब वो सुनने के मूड में होते हैं हमारी एडवाइस। जो वक्त होता है ना, जो एडवाइस देने का, उससे पहले। यानी कि अगर आपने कोई एडवाइस ऐसी देनी है जब बच्चा 8 साल का हो, तो उसको आप जो है 6 साल पे उसको बताना शुरू करेंगे, तो तब वो रेडी होगा। वो आपकी बात ज़्यादा जल्दी सुन लेगा। इसी तरह से जब आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, जब आप लेक्चर नहीं दे रहे होंगे, आप छोटी सी बात करेंगे, और जितने मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ कि बच्चे के साथ पर्पसफुल बात करेंगे, तो फिर वो बच्चा जो है वो सुनने के लिए तैयार होता है। अच्छा, इसके बाद ये कि एक और चीज़ भी हमें समझनी चाहिए कि बच्चों के लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, यानी कि जैसे टेम्परामेंट होते हैं बचपन से। कोई बच्चा सख्त तबीयत का है, कोई सख्त है, कोई इमोशनल है, किसी को रोना जल्दी आ जाता है, कोई नरम मिजाज का है, किसी को याद जल्दी होता है, किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है, वगैरह वगैरह। इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो ऑडिटरी लर्नर्स हैं। ऑडिटरी लर्नर्स का मतलब होता है कि वो समात के जरिए सुनते हैं और वो सीखते हैं। इसमें हम देखते हैं ज़्यादातर बच्चियां होती हैं ना, लड़कियों को कहानियां सुनने का, बातें सुनने का बड़ा शौक है। तो एक टीचर अगर क्लासरूम में आकर बच्चों के सामने बोलना शुरू करती है, तो वो बच्चे जो होते हैं, जो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, जो सुनने से सीखना शुरू कर देते हैं, वो आराम से बैठ जाते हैं और वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर हमारे पास दूसरी तरह के लर्नर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि वो हैं विजुअल लर्नर्स। देखने से सीखते हैं, यानी कि टीचर ने कोई वाइट बोर्ड पे कुछ लिखा, किताब में कोई पिक्टोरियल चीज़ ऐसी बनी हुई थी, उसकी तरफ बच्चों ने तवज्जो दी या टीचर ने तवज्जो दी, तो उनका भी जो एक सीखने का शौक है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर हमारे पास कुछ बच्चे होते हैं जो कि टेक्टाइल लर्नर होते हैं, यानी कि उनको एक्टिविटी चाहिए होती है, उन्होंने चीज़ों को टच करना है, उन्होंने कुछ छलांग लगानी है, उन्होंने इधर देखना है, उन्होंने उधर जाना है, उसकी वजह से वो सीखते हैं। अब क्लासरूम एनवायरनमेंट में तो टीचर का कमाल ये है कि वो जब पढ़ा रही है, अपने लेसन प्लानिंग कर रही है, तो उसने इन तीनों स्टाइल्स को केटर करना है, उसने तीनों स्टाइल्स के मुताबिक फैसला करना है कि हम कुछ चीज़ें बोलने वाली हों और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी मॉड्यूलेशन के साथ बोली जाएं। कुछ चीज़ें हों जो दिखाने वाली हों और बच्चों को समझ भी आए, बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगे। और कुछ चीज़ें ऐसी हों जिसमें एक्टिविटी हो। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ी कोई एक्टिविटी हो, लेकिन जैसे आप देखें कभी कभी क्लास में टीचर 2 ग्रुप बना देती हैं और उनका मुकाबला करवा लिया, या एक बच्चे को खड़ा करके सुन लिया, या ये कि बच्चों से कोई रोल प्ले करवा लिया। तो डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपके पास टारगेट क्या है, आप क्या सिखाना चाह रहे हैं, उसके मुताबिक बहुत कुछ प्लान किया जा सकता है। घर में माँ क्या करेगी जब वो देखती है कि बच्चों का लर्निंग स्टाइल जो है वो डिफरेंट होता है, तो उसको भी वहां पर पहले अंडरस्टैंड करना है कि मेरा बेटा या बच्चा, बेटा बेटी जो है वो किस चीज को करना पसंद करता है और किस चीज को करना पसंद नहीं करता। अब मैंने जो करवाना है उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है। जैसे बहुत से पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारा बच्चा रीडिंग के लिए मसलन तैयार नहीं होता, फिर राइटिंग के लिए तैयार होता, फिर क्रिएटिव राइटिंग के लिए नहीं तैयार होता। तो उसमें बहुत से आप खुद से सोच के आइडियाज यूज कर सकते हैं। मसलन एक आइडिया ये है कि आपने एक पेज के अंदर से 2-3 सवाल लिखिए और बच्चे को कहा कि ये आपका ओपन बुक टेस्ट है, तो बच्चा वैसे एक्साइटेड हो जाता है ना। बच्चा कहता है कि मतलब टेस्ट जो है मैंने याद नहीं करना, मैंने बुक खोल के खुद ही आंसर देख लेना है। आप कहते हैं हाँ बिल्कुल, जो लिखा हुआ है आप वहां से आंसर देख लें। अब आप उसको कहती हैं कि जी इस क्वेश्चन का आंसर जो है पेज नंबर 60 पे है। अब बच्चे को समझ तो नहीं आएगी कि पेज नंबर 60 पे किस जगह से है। अब वो क्या करेगा, पेज नंबर 60 खोलेगा, पेज नंबर 60 की रीडिंग करेगा। अगर तो उसको जवाब समझ आ गया तो वो वहां पे लिख देगा। अगर वो देख के लिखेगा तो इस तरह उसकी राइटिंग भी हो जाएगी, इस तरह उसकी जिसे कहते हैं फहम, कॉम्प्रीहेंशन, वो भी हो जाएगी, और इसके साथ साथ उसने रीडिंग भी कर ली। अच्छा, कई दफा बच्चे आपके पास आके कहेंगे कि मैंने तो ये पूरा पेज पढ़ लिया, मुझे आंसर नहीं मिला। तो आप कहेंगे नहीं, आंसर तो इसी में है, आप दोबारा पढ़ें। अच्छा, आपने झुंझलाना नहीं है। अब वो आप जब दोबारा उसको देंगे तो क्या हो जाएगा, वो दोबारा रीडिंग करेगा, वो दोबारा गौर से समझेगा, वो और ज्यादा तवज्जो देगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो मजीद अपने इस चीज को इम्प्रूव करना शुरू कर देगा। सो इस तरह करने से भी हम देखते हैं कि बच्चों को फर्क पड़ता है। अच्छा, एक और वजह कि बच्चा जितना भी इंटेलिजेंट हो वो नहीं पढ़ाई कर सकता, वो ये है कि जब हम बच्चों को इतना लोड दे देते हैं पढ़ाई का कि उनका बर्न आउट हो जाता है। जैसे माएँ भी बर्न आउट के साथ होती है ना, सुबह से शाम तक एक काम दूसरा काम, ये देखना है वो देखना है, इस चीज को मैनेज करना है। और फिर उसके बाद ये कि जब वो बच्चे जो होते हैं, जब वो पढ़ाई की तरफ आते हैं, या अब आप उनको बैठ के पढ़ा रही हैं, तो उनकी भी वही हालत है। अब आप देखें, कई दफा मैं देखती हूँ कि क्लास 2 का बच्चा, क्लास 3 का बच्चा
सुबह सुबह उसको उठाया जा रहा है, उस वक्त भी वालिदैन जो हैं बहुत सी चीज़ें उसको याद करा रहे हैं, उसको बार बार समझा रहे हैं। अच्छा, फिर क्या हो रहा है कि वो बच्चा जो है वो स्कूल जा रहा है, स्कूल में डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ रहा है, घर आ रहा है, घर आके खाना खाया नहीं तो चलो जी अब फौरन ट्यूशन के लिए चले जाओ, ट्यूशन से वापस आए नहीं तो जी अब आपने कुरान का सबक पढ़ना है, वो पढ़ा नहीं तो अब मगरिब का टाइम हो गया, फिर अंदर आ जाओ, खाना खाओ और आप सोने के लिए तैयार हो जाओ। तो बच्चा जो इसका स्टेमिना ही नहीं रहता कि अगर हम दोबारा से चाहें कि कुछ चीज़ें जो है वो पढ़नी शुरू कर दे। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है कि बच्चों को थोड़ा सा ब्रेक भी देना है, बच्चों को इंसान भी समझना है, बच्चों के लिए कुछ हमने रिलैक्सेशन का टाइम और उसमें हेल्दी फिजिकल एक्टिविटी जो है उस तरह की रिलैक्सेशन रखनी है, उनको याद कराने के इंटरेस्टिंग तरीके रखने हैं ताकि बच्चों को मज़ा भी आए।